हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर हम लोगों ने शुरू किया था क्लास 9th में, और उसमें से हम लोग जो कुछ बेसिक टर्म्स था उसको हम लोगों ने पढ़ा था चिल्ड्रन। अब हम लोग आज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देखते हैं। तो क्लास 9 के लिए हो गया न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। चिल्ड्रन, तो जैसा कि हमने पढ़ा था ग्रेविटेशन टर्म में कि ये दिस इज द फेनोमेना ड्यू टू विच टू ऑब्जेक्ट्स और टू पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। अब देखिए न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में क्या कहता है, ईच पार्टिकल इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट अनदर पार्टिकल। पार्टिकल कहने का मतलब इवन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स अट्रैक्ट अनदर पार्टिकल विथ अ फोर्स एंड दैट फोर्स इज directly proportional to product of their masses। सपोज हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है A और B, ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, दोनों के बीच का डिस्टेंस R है। चिल्ड्रन, अगर आप स्फेरिकल ऑब्जेक्ट लोगे, सेलेस्टियल बॉडी लोगे लाइक अर्थ, मून, सन, तो आपको उसके सेंटर से डिस्टेंस लेना होगा। ओके, जैसे कि हम अर्थ पर हैं, अर्थ हमको कितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है, तो डिस्टेंस की जगह हमें अर्थ का रेडियस लेना होगा, कंसीडर करना होगा। तो यहां हमने सेंटर को कंसीडर किया है, तो सेंटर बिटवीन टू स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को हम लोग डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट मानेंगे। तो क्या कहता है कि ये एक दूसरे को एक फोर्स से अट्रैक्ट करता है और उसी को हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड करता है दोनों के मास पर, और ये लॉ क्या कहता है कि द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेज। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब आपने एक पेन खरीदा, 10 रुपीज उसका कॉस्ट है, आपने दो पेन खरीदा, उसका कॉस्ट 20 रुपीज हो गया। नंबर ऑफ पेन इंक्रीजेज, कॉस्ट ऑल्सो इंक्रीजेज, वो हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और उसका एक और मतलब कि एक पेन का दाम 10 रुपीज, तो दो पेन का दाम 20 रुपीज, तो 10 और 1 का रेशियो निकालिएगा तो 10 आएगा, 20 और 2 का रेशियो निकालिएगा तो भी 10 आएगा। इस तरह से ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ। मतलब क्या, एक तरफ के क्वांटिटी का वैल्यू बढ़ेगा तो दूसरे क्वांटिटी का भी बढ़ेगा, इस तरह से कि दोनों का रेशियो हमेशा सेम आए। तो मान लेते हैं इसका मास है m1 और इसका मास है m2, दोनों के बीच का डिस्टेंस r है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है, ईच पार्टिकल और ईच ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स attract another particle with a force and that force is directly proportional to product of their masses। m1 m2 दोनों का मास है, तो product of their masses and that force is inversely proportional to the square of the distance between them। दोनों के बीच के डिस्टेंस को हमने r माना है, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली कहने का मतलब एक का वैल्यू अगर बढ़ता है तो दूसरे का वैल्यू कम होगा, यानी कि दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस अगर बढ़ता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू डिक्रीज होगा। लाइक हम अर्थ के सरफेस की बात करें, कुछ हाइट पर की बात करें तो ठीक है, लेकिन अगर अर्थ के सरफेस से बहुत दूर हम चले जाएं और किसी ऑब्जेक्ट को वहां ले जाके छोड़ दें तो क्या होगा, अर्थ का ग्रेविटी उसको अट्रैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत कम हो गया। तो बच्चों, इस तरह से न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का स्टेटमेंट क्या हो गया, ईच पार्टिकल in this universe attract another particle with a force which is directly proportional to product
of their masses and inversely proportional to square of the distance between them. Two part, each particle लिखें, that will be better. Each particle in this universe attract another particle with a force which is first one directly proportional to product of their masses. Their mass, and दूसरा inversely proportional to square of the distance between them. Distance between them. So let two objects having mass m1 and m2 are separated by a distance r. Then gravitational force between them F between them, then according to this statement gravitational force between them F मान लिए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, F proportional to product of their masses, ये हो गया, and F is inversely proportional to square of the distance between them. Okay, square of the distance between them बच्चों. इस तरह से ये हमारा लॉ हो गया. Someone asks you the law, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, देन आप ये वाला स्टेटमेंट बताओगे. लॉ का स्टेटमेंट हो गया. अब हम इससे आगे देखते हैं. तो क्या क्या आपको मिला फॉर्मूला, F proportional to m1 m2 and F proportional to 1 by r square. हमको ये स्टेटमेंट मिला है. अब इस स्टेटमेंट दोनों को मिला के हम लिख सकते हैं for F proportional to m1 m2 by r square. ओके, तो F proportional to m1 m2 by r square हो गया. अब चिल्ड्रन, जैसा कि हमने आपको कहा कि इस साइन का मतलब है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या इस केस में कहिएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल. तो एज ए होल आप क्या कर सकते हो कि इस इधर के क्वांटिटी का वैल्यू अगर बढ़ता है तो इधर का क्वांटिटी का इसका भी वैल्यू इस तरह से बढ़ेगा कि दोनों का रेशियो मींस इसका और इसका रेशियो हमेशा कांस्टेंट आएगा, सेम आएगा, उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा. तो जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हो कहीं, आपको समझना क्या है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड का
क्वांटिटी वेरी करता है तो राइट साइड का भी वेरी करेगा, और इस तरह से कि दोनों का रेशियो हमेशा कांस्टेंट है। तो इसी आधार पर यहां हम लोग यूज करेंगे F इज इक्वल टू एक कांस्टेंट G है, ये है m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में हम लोगों ने पढ़ा था, कांस्टेंट यूज किया था k का। तो चिल्ड्रन ऐसा नहीं है कि हर लॉ में हम k का ही या g का ही यूज करेंगे, अलग अलग लॉ के लिए कांस्टेंट अलग अलग है और सिंबल भी अलग है और वैल्यू भी अलग अलग है। तो अब हमारा ये हो गया फॉर्मूला, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट निकालने का ये फॉर्मूला हमें मिल गया। और ये कैपिटल G क्या है? कैपिटल G इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल और यूनिवर्सल कांस्टेंट। यूनिवर्सल कांस्टेंट कहते हैं इसको। यूनिवर्सल कांस्टेंट क्यों कहिएगा? क्योंकि थ्रू आउट द यूनिवर्स कहीं भी इसका वैल्यू अगर हम निकालें तो हमेशा सेम आएगा, इसीलिए इसको यूनिवर्सल कांस्टेंट कहा जाता है। तो ये हो गया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या यूनिवर्सल कांस्टेंट। अब इसका वैल्यू निकाला था, इट्स वैल्यू वाज obtained by Cavendish in Cavendish, which is equal to 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। Its value was obtained by Cavendish, which is equal to 6.67। चिल्ड्रन में भी कि आपको नहीं बोर्ड का ये पार्ट दिखाई दे रहा होगा। तो वैल्यू ऑफ G कितना हो गया? वैल्यू ऑफ G 6.67 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से इसका वैल्यू कैवेंडिश ने निकाला था। अब हम लोग इस टर्म का, इस सिंबल का डेफिनेशन देखते हैं। अब चलिए निकालते हम लोग ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G। और फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमको फॉर्मूला क्या है? F इज इक्वल टू G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले से हम लोग G के लिए निकाल लेते हैं फॉर्मूला, कैपिटल G। तो G इज इक्वल टू हो गया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से F इंटू आर स्क्वायर बाय m1 इंटू m2। ओके, अब क्या कीजिएगा, इसका डेफिनेशन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, m1 लेट m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू 1 kg ले लेते हैं। यानी कि दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास जिसका मास 1 kg है और दोनों के बीच का डिस्टेंस r है 1 मीटर। तो इसका वैल्यू, ये सारा वैल्यू हम इस फॉर्मूला में पुट करते हैं। तो पुटिंग दिस वैल्यूज इन above formula, value of m1 m2 and r in above formula। तो G इज इक्वल टू क्या निकल गया आपको? F
आर के जगह हो गया, आर के जगह 1 स्क्वायर हो लिखिएगा, m1 m2 के जगह भी 1 स्क्वायर हो गया, तो ये हमारा बच गया f, यानी कि g इज इक्वल टू आपका हो गया f के बराबर, यानी कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट किसके बराबर हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर हो गया बच्चों। तो इसको मैं फिर से ऊपर लिख देती हूं, G इज इक्वल टू आपका हो गया F, यानी कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट किसके बराबर हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर। जो फोर्स की दो ऑब्जेक्ट के बीच लगता है जिसका मास 1 kg है ईच, दो ऑब्जेक्ट है जिसका मास 1 kg है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 1 मीटर, उस दोनों के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है उसी को हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन two objects having mass 1 kg each, separated by a distance 1 meter, by a distance 1 meter, is called gravitational constant. Gravitational constant. तो gravitational force between two objects having mass 1 kg each separated by a distance 1 meter is called gravitational constant बच्चों। तो ये हमारा हो गया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डेफिनेशन। अब क्या करते हैं आप, इसका यूनिट निकालिए। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फॉर्मूला आपका ये है, तो ऐसा यूनिट ऑफ जी, ये क्या हो गया, एफ का यूनिट न्यूटन, आर का यूनिट मीटर, डिवाइडेड बाय केजी इंटू केजी स्क्वायर, तो ये हो गया आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय केजी इंटू केजी। तो इसको आप लिख सकते हो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर या न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी पर -2। इस तरह से ये हमारा यूनिट निकल गया। चिल्ड्रन अब हमने पढ़ा क्या, ईच पार्टिकल इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट अनदर पार्टिकल विथ अ फोर्स। तो सब चीज, हर चीज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। तो हम लोग के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है उसका वैल्यू कितना होता है, जिसके कारण हमको ये फील नहीं होता है कि हम एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन अर्थ हमें अट्रैक्ट करती है वो तो हमें पता लगता है, उस फोर्स के कारण ही हम अर्थ पर हेल्ड है। नहीं तो अर्थ का शेप स्फेरिकल है, नॉर्थ एंड साउथ पोल पर क्या है, वाटर है, इतना बड़ा बड़ा ओशियन है, सी है, तो वहां का पानी गिर तो जाता नहीं, गिरता है, क्योंकि अर्थ स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स से सबको अपनी ओर अट्रैक्ट की हुई है। नहीं तो वो सारा चीज भी क्या होता है, वाटर जो कि लूजली पैक्ड है गिर जाता है, एयर लूजली बिल्कुल फ्री टू मूव है वो भी अर्थ के सरफेस से उड़ जाता, लेकिन वो सारा चीज अर्थ के सरफेस पर है। तो बच्चों हम लोग छोटा छोटा सा 2 न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं इस लॉ के बाद, सो दैट कि आपको समझ में आए कि अर्थ और हमारे बीच कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। हम मान लेते हैं 2 ऑब्जेक्ट है जिसका मास 40 kg दोनों का है, 40 kg, वो एक दूसरे को कितना फोर्स से अट्रैक्ट करता है, जिस कारण कि उस फोर्स का हम लोग को अनुभव नहीं होता है। तो इस तरह से हम लोग 2 न्यूमेरिकल से इस वीडियो में सॉल्व कर लेते हैं, नहीं अदरवाइज इससे ज्यादा करोगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा,
आपके लिए कंसंट्रेशन गेन करना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अब हम लोग वो देखते हैं। एक है कैलकुलेट ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स having mass 40 kg each and separated by a distance by a distance 1 meter. चलिए ये हमें निकालना है। तो क्या दिया हुआ है आपको, गिवन क्या क्या चीज है, m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू 40 kg, r का वैल्यू दिया हुआ है 1 मीटर और कैपिटल G का वैल्यू तो हमें खुद पता है 6.67 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब इसको हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से जो फॉर्मूला है उसमें पुट कर देते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने के लिए। F इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या था, रिकॉल करो, G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो 6.67 10 टू द पावर -11 40 into 40 divided by 1 square। ओके, थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट हो सकता है आपको डिफिकल्ट लगे, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाला इस चैप्टर में, बट करना है आपको तो करना है। 6.67 इंटू 40 इंटू 40 क्या लिखेगा 1600। तो हम लोग क्या करते हैं 4 4 जा 16 हो गया और ये 10 पर पावर 2 और 10 टू द पावर -11 बच गया। उसके बाद अब इसको इससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए इतना इंटू 10 टू द पावर -9 न्यूटन फोर्स हुआ। ये 10 टू द पावर -11 और 10 टू द पावर 2 को सॉल्व कीजिएगा तो यू विल गेट दिस वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट विच आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 1 मीटर। तो आसान है कैलकुलेशन करना, इतना हम लोग जैसे का तैसे छोड़ दिए। 40 इंटू 40 मल्टीप्लाई कीजिएगा 1600 आएगा, उसको हम लोग 16 इंटू 10 टू द पावर 2 लिख सकते हैं और 10 टू द पावर -11 एज इट इज है। अब इस दोनों को खाली आप मल्टीप्लाई कर दो और 10 टू द पावर -11 और 10 टू द पावर 2 ये बच गया आपको 10 टू द पावर -9। ये इतना कम फोर्स हम लोग के बीच लगता है, यही कारण है कि हम लोग इस फोर्स को फील नहीं करते हैं। अदरवाइज क्या होता, हम लोग एक दूसरे से टकराते रहते, इससे ज्यादा फोर्स लगता तो हम कभी दीवार में चिपक जाते, दीवार से अलग ही नहीं हो पाती, इतना ग्रेविटेशनल फोर्स लगता। तो नेचर ने सब चीज हम लोग के अकॉर्डिंग बनाया है और भले ही हम इसको डिस्टर्ब कर दें तो वी विल हैव टू फेस द प्रॉब्लम और वी आर फेसिंग। तो बच्चों ये हुआ। अब हम देख लेते बस एक छोटा सा और न्यूमेरिकल कि अर्थ किसी 40 kg वाले ऑब्जेक्ट को कितना फोर्स से अट्रैक्ट करती है।
दूसरा क्वेश्चन हमारा, कैलकुलेट द फोर्स विथ विच अर्थ pulls an object of mass 40 kg towards itself। अर्थ अपनी ओर 40 kg मास वाले ऑब्जेक्ट को कितना फोर्स से अट्रैक्ट करती है, दैट वी हैव टू फाइंड। तो आपको दिया हुआ क्या क्या है, क्या क्या चीज करना है। जी का वैल्यू हमें पता है 6.67, 10 to the power -11। ए मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ ई लिख देते हैं मास ऑफ अर्थ के लिए, 6 into 10 to the power 24 kg। दूसरा मास ऑफ ऑब्जेक्ट को स्मॉल m लिखते हैं 40 kg। और आपको शुरू में ही हमने कहा कि अर्थ पर कोई ऑब्जेक्ट है तो उस ऑब्जेक्ट का अर्थ से डिस्टेंस के लिए मींस r के वैल्यू के लिए हम अर्थ का रेडियस लेंगे बच्चों। तो r का वैल्यू ले लेते हैं हम लोग 6.4 इंटू 10 to the power 6 मीटर। अब वो जो फॉर्मूला आपका है उसमें रख के ये सारा वैल्यू आप कैलकुलेट कीजिए। 6.67, 10 to the power -11, अर्थ का मास 6 इंटू 10 to the power 24 इंटू ऑब्जेक्ट का मास 40 डिवाइडेड बाय 6.4 इंटू 10 to the power 6 का स्क्वायर करते हैं हम लोग। तो हो गया आपका 6.67 इंटू 10 to the power 24 और 10 to the power -11 तो हो जाएगा 10 to the power 30। ऐसे हम लोग यहाँ 6 पहले लिख लेते हैं, उसके बाद 4 लिख लीजिए, उसके बाद ये हो जाएगा आपको 10 to the power 13 इंटू 10 और इंटू ये जो 10 to the power 6.4 इंटू 10 to the power 6 का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 12। इसको ऊपर ले आते हैं 10 to the power -12 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 6.4 इंटू 6.4 बच गया क्योंकि 10 to the power 12 को आप यहां लेके चले गए हैं। चिल्ड्रन समझ में आ जाएगा। 40 को हम लोग 4 इंटू 10 लिखे हैं और 10 to the power 24, 10 to the power -11 बच गया 10 to the power 13। उसके बाद नीचे वाला जो 10 to the power 12 है उसको ऊपर लेके चले गए हैं। अब ये जो डेसिमल है यहाँ एक डिजिट और एक डिजिट के बाद इससे हम यहाँ के डेसिमल को हटा देते हैं, हटा दिए। ये 16 4 जा 64, उसके बाद 3 फिर 8 हो गया। चिल्ड्रन अब ये आप डिवाइड करोगे मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट अबाउट 390 न्यूटन। इतना फोर्स से अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की ओर अट्रैक्ट करती है। यही कारण है कि हर ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पर हेल्ड है। हम लोग सबको सॉल्व कीजिएगा तो आपको इतना आ जाएगा और इससे पता क्या चलता है कि ये फोर्स स्ट्रॉन्ग है जिस फोर्स के कारण अर्थ हमको अपनी ओर खींचे रहती है और हम अर्थ के सरफेस पर ही रहते हैं। अदरवाइज हम लोग क्या होता अर्थ के सरफेस से उड़ जा सकते थे। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स इतना है चिल्ड्रन। तो और अगले दिन हम लोग नया टॉपिक देखेंगे बच्चों। परसों फिर मैं इस पर वीडियो बनाऊंगी इसी चैप्टर पर। तो ये आपका सेकंड वो लेक्चर का ही सेकंड वीडियो था ग्रेविटेशन चैप्टर पर। तो पढ़िए समझिए जिन्हें पढ़ना है, अदरवाइज मैं तो अपने घर से बना रही हूँ। देखने का मन तो आपका है, आप देखो न देखो ये आपकी मर्जी है बच्चों। तो देखिए समझिए कोशिश कीजिए समझने का और तो आपकी मर्जी है। सो और उसके बाद थोड़ा सा हमको भी तो गुरु दक्षिणा चाहिए, उसमें उसके एवज में लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, कुछ कमेंट लिखिए और मैं क्या कहूं ये आपकी बात है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।